बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अपने पास डी रिकॉग्निशन ऑफ एन एसिड। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने अपनी बुक में से कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व की थी। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 35 एंड 36, साथ साथ डिस्पोजल की कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम अपने पास डिस्पोजल से रेलेवेंट थोड़े बहुत और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की तरफ चले जाएंगे और ये डिस्पोजल हमें ऑल इन ऑल समझ आ जाएगा इन एग्जांपल्स की मदद से। अब यहाँ पर देखें, आप लोगों ने पढ़ा था कि जो डी रिकॉग्निशन है ना वो दो तरह से आपके पास होनी है। डी रिकॉग्निशन मतलब एक तो होती है थ्रू डिस्पोजल, डी रिकॉग्निशन थ्रू डिस्पोजल, और दूसरा आप लोगों के पास आता है जब आप लोगों का एसिड फुली डेप्रिशिएट हो चुका हो तो आप लोगों की बुक्स के अंदर वो नील वैल्यू पे मौजूद होगा, तो वो भी एक किस्म की उसकी डी रिकॉग्निशन ही होती है या फिर अपनी स्क्रैप वैल्यू पे मौजूद होगा। अब यहाँ पर देखें, हर किस्म की सिचुएशन के साथ हम लोग डील करेंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो इसकी रिक्वायरमेंट है यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एसेट एंड accumulated appreciation account फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। अब हमेशा याद रखिएगा कि हर एसेट का अपना एसेट अकाउंट मौजूद होगा। हर एसेट का अपना एसेट अकाउंट होगा, लेकिन ये दें कि अगर मेरे पास दो व्हीकल्स हैं तो दो व्हीकल्स के अकाउंट होंगे, ऐसा नहीं है। व्हीकल्स अकाउंट एक होगा, फिर चाहे 10 व्हीकल्स भी क्यों नहीं है उसी एक ही अकाउंट में आएंगे। लेकिन अगर मेरे साथ व्हीकल के साथ साथ फर्नीचर मौजूद है तो फर्नीचर का अलग से अकाउंट मौजूद होगा। मेरे पास बिल्डिंग मौजूद है, बिल्डिंग का अलग से अकाउंट मेरे पास मौजूद होगा। ऑलराइट, लेकिन अगर 10 बिल्डिंग्स हैं तो 10 बिल्डिंग के अकाउंट नहीं बनाने, फिर वो एक ही अकाउंट रहेगा। और हर एसिड अकाउंट का अपनी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अकाउंट मौजूद होगा। अब अगर आप लोग इस क्वेश्चन में देखें तो आपके पास दो किस्म के एसिड्स हैं। कौन कौन से? हम लोगों ने उसे क्या बना के देना है? एसिड अकाउंट। तो मेरे दो एसिड अकाउंट बनेंगे, मशीनरी अकाउंट एंड ऑफिस फर्नीचर अकाउंट, और दो ही एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के मेरे पास अकाउंट्स बनेंगे। कौन कौन से? machinery accumulated appreciation account for machinery and accumulated appreciation account for office furniture। इससे पहले एक ही एसिड होता था तो हम सिर्फ लिख देते थे accumulated appreciation account। अब दो डिफरेंट एसिड्स हैं, accumulated appreciation के भी दो अकाउंट्स बनने हैं, तो उसके साथ आप रेफरेंस के तौर पर लिखोगे कि ये accumulated appreciation कौन से एसिड के लिए है। तो हम उसे बताएंगे, ब्रैकेट्स में लिख देंगे कि ये मशीनरी के लिए है और ये ऑफिस इक्विपमेंट। अगर यहां तक की बात देखी जाए ना तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ चार एसिड चार अकाउंट्स बनाने हैं हम लोगों ने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए। तो आप लोग अपने पास, और ये बनाने फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009, मतलब हमने ये जो अकाउंट्स बनाने हैं जस्ट फॉर 1 ईयर बनाना है। तो मतलब ये ईयर स्टार्ट कब होगा? 1 जनवरी 2009 को। तो 2008, 7, 6 की कोई भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड नहीं करो। ऑलराइट, जब आपसे कहा जाए फॉर द ईयर एंडेड तो आपने सिर्फ उस ईयर के ऊपर फोकस करना है, उससे प्रीवियस ईयर या उसके बाद में आने वाले ईयर के बारे में कोई बात नहीं करनी। तो हम लोग देखें तो मुझे बैलेंसेस चाहिए होंगे इस ईयर के स्टार्टिंग। इस ईयर का स्टार्ट कौन सी डेट से हो रहा है? 1 जनवरी 2009। तो मुझे अपने एसेट अकाउंट के बैलेंसेस चाहिए एज एट 1 जनवरी 2009, मतलब जो पिछले साल के क्लोजिंग होंगे वो मेरे इस साल के ओपनिंग बन जाएंगे। तो अगर आप लोग डाटा पढ़ो तो आपसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट। मीन डेप्रिसिएशन प्रोविजन से मुराद होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं और इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहा जाता है। अकाउंट फॉर ईच एसिड और कैपिटल एट 31 दिसंबर 2008 द पोजीशन वाज एज फॉलोज। कब? और हम लोगों ने कौन से टाइम ड्यूरेशन के लिए अकाउंट्स बनाने हैं? दिसंबर 2000। तो मतलब ये हमारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं, पिछले साल के क्लोजिंग, हमारे करंट ईयर के ओपनिंग। ये टोटल कॉस्ट टू डेट, ये टू डेट से कौन सी डेट मुराद है? 31 दिसंबर 2008। तो ये मेरे पास ओपनिंग बैलेंस आ जाएंगे, दोनों एसिड्स के ओपनिंग बैलेंसेस।
और ये उनकी टोटल डेप्रिसिएशन टू डेट, मतलब 31 दिसंबर 2008 तक की टोटल डेप्रिसिएशन। तो टोटल डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग आ गए। बात समझ आ गई? नेक्स्ट देखें क्या कहते हैं। फॉलोइंग एडिशंस वर मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। ड्यूरिंग द ईयर जो हमने एडिशन की, क्या मशीनरी में एडिशन हुई 16,000, ऑफिस फर्नीचर में एडिशन हुई, बोथ एडिशन वर मेड ऑन, अब ये डेट भी हमें पता चल गई। डेट ऑफ एडिशन क्या है? डेट ऑफ एडिशन से हमें पता चलता है कि जो इसको डेप्रिशिएट करना है मैंने, वो फॉर फुल ईयर नहीं करना, फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर, तो जस्ट फॉर 3 मंथ्स। एडिशन को डेप्रिशिएट करूंगा जस्ट फॉर 3 मंथ्स। क्लियर? नेक्स्ट देखें, कहते हैं अ मशीन बॉट ऑन 1 जुलाई 2000, तो मतलब किसी प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है। कहते हैं उस टाइम पे जो मशीन हमने बाय की थी कितने रुपीस में? ये कॉस्ट ऑफ मशीन है, तो मतलब मशीन की ये जो वैल्यू है ना 94,600, इसमें ये 1,600 शामिल है। और क्या हुआ इसके साथ? हमने इसको सेल कर दिया कितने में? 3, ये इसकी सेल प्रोसीड, ये 1,600 कॉस्ट और 360 की सेल प्रोसीड्स ड्यूरिंग द ईयर ऑन 31 अक्टूबर 2000, ये डेट ऑफ डिस्पोजल है। तो मैंने इस साल करंट ईयर में 31 अक्टूबर 2009 तक इसको डेप्रिशिएट करना है, मतलब इस डिस्पोजल में फॉर 10 मंथ्स डेप्रिशिएट होना है। क्लियर हो गई ये बात? तो मतलब मेरे पास एडिशन भी हैं, साथ में मेरे पास मशीनरी में एक डिस्पोजल भी शामिल है। फिर मेरे पास बात आई कि मशीनरी के ऊपर जो डेप्रिसिएशन रेट है वो है 20%, और ऑफिस फर्नीचर के ऊपर जो डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर रहे हैं वो 10% यूजिंग स्ट्रेट लाइन बेसिस। अब जब एसिड को हम लोग इनको सॉल्व करने जाए, सपोज करें कि ये आपका क्वेश्चन है सपोज, और मैंने इनको सॉल्व करना हो, तो उन्होंने कहा था कि रेलिवेंट अकाउंट्स बना के देने हैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों ने अपने पास अकाउंट्स बनाने हैं, उनमें ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। अच्छा, मैं ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अक्सर लिखता हूँ पी क्यू, तो अब इन फ्यूचर आपने ये याद रख लेना है, पी क्यू स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन। बुक की जो एग्जाम्पल होती हैं वो है कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स। तो ये रेफरेंस के तौर पे आपने याद रखना है कि अगर मैं यहाँ पे पी क्यू लिख दूं तो समझ लीजिएगा कि मेरे नोट्स में से कोई क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन है। क्लियर? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, मैंने क्या क्या चीजें बतानी है? मैंने मशीनरी अकाउंट बना के देना है, एसिड अकाउंट। अब हर एसिड अकाउंट अपने नेम के साथ आएगा, तो मैंने कौन सा एसिड अकाउंट बनाना है? मशीनरी अकाउंट। अच्छा, साथ में दूसरा एसिड मेरे पास कौन सा है? ऑफिस पर नहीं। अच्छा, फॉर द ईयर है तो बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होती, मैक्सिमम 5 लाइन्स काफी हो जाती है। ओके, अगर सिर्फ 1 साल के लिए वर्किंग करनी हो। फिर आ जाएगा ऑफिस फर्नीचर अकाउंट। ऑफिस फर्नीचर अकाउंट, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ आप इसका सॉल्यूशन नहीं सीखेंगे, आप अकाउंटिंग से रेलेवेंट और बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। साथ में आ जाएंगे इनके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, आप लोगों ने लाजमी बात है FR 1 का पेपर है तो अपना पेपर की प्रेजेंटेशन भी देनी होती है। प्रेजेंटेशन से मुराद लाजमी बात है आपने लिखना कैसे अपने पेपर के ऊपर। भाई आप लोग अब ऐसा ना हो कि बहुत छोटे छोटे अकाउंट्स करके दाएं बाएं बना दो। ऐसा ना हो, कोई बात नहीं, वहां पर शीट्स आपको मुफ्त में मिल रही होती हैं, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग अपने अकाउंट पेज के सेंटर पे बनाओगे और दूसरा अकाउंट उसके नीचे बनाओगे। आप दाएं बाएं जाने की कोशिश ना करें। ओके, और अच्छी खासी तरह स्पेस छोड़ देना, ताकि ये ना हो कि एंड पे आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना तो हमारे माइंड में आ जाता है कि इसके लिए हमें कितनी स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है। तो इधर देख के पता चल गया था कि एक आध एडिशन थी, एक ही डिस्पोजल था, उसके बाद इसकी क्लोजिंग कर देनी है, तो 4 to 5 लाइन्स आर एनफ।
ओके। अदरवाइज जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कितनी इसके लिए स्पेस है, तो आपने बिल्कुल उसके मुताबिक चल। ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के अकाउंट के लिए भी आपके पास 4 to 5 लाइन्स एनफ हो जाती हैं। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे साथ में लिख दूंगा, मतलब मशीनरी समझ लें पूरा लिखा हुआ है। ओके हो गया। साथ इधर ही हमारे पास आ जाएगा एक एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट फॉर अब एक ही एसिड होता तो मुझे ये साथ में लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं लिखूंगा। फिर यहीं से मुझे पता चल गया है कि भाई एक डिस्पोजल भी हुआ है। डिस्पोजल हुआ है तो डिस्पोजल का भी आप अपने पास अकाउंट बना दो। अब डिस्पोजल किसका हुआ है? मशीनरी का। तो मशीनरी के नीचे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट मशीन, एक ही डिस्पोजल था जो आपने रिकॉर्ड कर दिया। किसी को इशू यहां तक? अच्छा, अब भाई क्वेश्चन में मार्क्स लेना कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत सिंपल सा है। आपने बस चलना जरा सिस्टमैटिक वे में है। देखिए भाई, सिंपल सी बात है कि भाई खिचड़ी नहीं बनानी। ऐसा ना हो दाल चावल मसाले सब कुछ एक ही डेगची में डाले, पानी डाला और छोड़ दिया 15 मिनट के, तो उसके बाद कोई टेस्टलेस चीज ही बननी है आप लोगों के पास। तो इसका भी वही हाल है। आपने ना बड़े सिस्टमैटिक वे में चलना है, चीजों को ठीक से लेके चलो। कहां पर कौन सी चीज कैसे रिकॉर्ड करनी है उसको बिल्कुल वैसे करते जाओ। तो एट द एंड एक बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ बेहतरीन सी डिश तैयार होगी। आपको भी पता होगा कि यार इसमें मेरे 90% मार्क्स तो कंफर्म। ओके, इवन के 100%। क्या चीज? भाई मशीनरी का ओपनिंग गिवन है, उसे बताओ कि भाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब आपको यहां से पता चल गया बैलेंस ब्रॉड डाउन इज 94,500, ये आपने रिकॉर्ड कर दिया 94। फिर आपको पता है ऑफिस फर्नीचर का भी बैलेंस ब्रॉड डाउन गिवन, बैलेंस ब्रॉड डाउन ये रिकॉर्ड किया 3200, ये आ गया 3200। फिर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ओपनिंग कौन सी साइड पे जाएगा? तो यहां पे लिखें बैलेंस ब्रॉड डाउन मशीनरी का 28350। फर्नीचर के लिए बैलेंस ब्रॉड डाउन एंड द वैल्यू इज 1280। ऑलराइट, ये चार चीजें स्टार्ट में आपको गिवन थी और आपने अपने पास नोट कर, कोई मसला? अच्छा, फिर ड्यूरिंग द ईयर एडजस्टमेंट्स क्या पता चला कि मशीनरी में एडिशन है कितने की? मशीनरी के पास जाओ, एडिशन है तो डेबिट साइड पर 16,000। अब ये नहीं बताया गया है कि क्रेडिट है या कैश है, कुछ भी आपने बैंक लिख देना है। फिर आपने यही अज्यूम करना है कि आपने पे कर दिया, और पेमेंट हमेशा थ्रू बैंकिंग चैनल करना आप। क्लियर? और ये कब हुआ था? एडिशन कब हुई? 1 अक्टूबर। यहाँ पे लिख रहे हैं 1 अक्टूबर, ईयर गिवन था 2009। ऑलराइट, फिर देखिए एक और एडिशन है, लेकिन किस में? फर्नीचर में। कितने की? जाओ ये रिकॉर्ड करो, फर्नीचर में 460, बैंक, और डेट आ जाएगी 1 अक्टूबर, या ना एनी इशू। एक डिस्पोजल है किसके पास? मशीनरी। तो मशीनरी का डिस्पोजल डिस्पोजल कब हुआ हमारे पास? 31 अक्टूबर। कॉस्ट क्या थी उसकी? तो आप लोग जाओ एसिड अकाउंट यहां पे लिख दोगे 1600 डिस्पोजल 31 अक्टूबर, ईयर 9। और डिस्पोजल अकाउंट के पास चले जाओ यहीं से 1600, साथ में यहां लिखेंगे मशीनरी अकाउंट 31 अक्टूबर, ईयर
9। और हमें बताया गया कि इस डिस्पोजल के अगेंस्ट हमें सेल प्रोसीड्स मिली, तो यहां पे लिखो बैंक, कितनी सेल प्रोसीड्स मिली? 360। तो जैसे ही आपने ये लिख लिया तो आपका सारा क्वेश्चन बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। मतलब क्वेश्चन में से जो डाटा उठाना था ना, वो सारा हमने उठा के पुट कर दिया अपने सोल्यूशन। अब आपकी तरफ गेम आ गई, जब आपने वर्किंग करनी है तब जाके इस क्वेश्चन ने कंप्लीट होना है। क्या? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, लास्ट वाली एडजस्टमेंट। मशीनरी को डेप्रिशिएट करेंगे 20%, ऑफिस फर्नीचर को डेप्रिशिएट करेंगे 10%, और स्ट्रेट लाइन बेसिस। अब आप आए भाई, डेप्रिसिएशन का ताल्लुक तो मेरे क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट से है या डिस्पोजल से है, एसिड अकाउंट से है। तो भाई एसिड अकाउंट में क्या कोई और एडिशन डिलीशन कोई एडजस्टमेंट आनी है? उन्हें तो क्लोज कर दो, उनको एज इट इज नहीं छोड़ता। जब आपको पता है एसिड अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, तो आप यहां पर आओ और यहां पर इन टोटल आप लिखोगे 110 500, डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल 110 500। यहां से बैलेंस क्या, रीड डाउन लिख लें, 1600 इसमें से लेस कर दें तो 108900। एसिड अकाउंट कंप्लीट हो गया मशीनरी। फिर ऑफिस फर्नीचर अकाउंट, सिंपली दोनों का ऐड किया 3660 और यहां से आपको मिल गया आपका बैलेंस कैरी डाउन। कोई इशू? अच्छा, अब अगर यहां पे पहुंचे क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन में, सुनिएगा, एक तो आपको चाहिए इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, दूसरा डिस्पोजल मौजूद है। अगर एसिड में डिस्पोजल है तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी डिस्पोजल की तरफ जाएगा। और ये दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो उस पर थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। हमने पूछा ऑफिस फर्नीचर से, उसने कहा कि भाई सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिख दो, और मैं तो कंप्लीट हो गया। ऑलराइट, मतलब अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने भाई सबसे पहले मशीनरी को ही कंप्लीट करना है। नहीं भाई, आपका फर्नीचर जल्दी से कंप्लीट हो रहा है, आप उसको पहले कंप्लीट कर लो, फिर इसके ऊपर आ जाना। क्या ख्याल है? अब हम लोग आएंगे एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। अब ये हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, तो भाई इसको वर्किंग में लेके चले जाओ, वर्किंग 1। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्किंग 1 2 3 किसको क्या नाम दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मैं वर्किंग 1 इसको कह दूंगा। अब हम लोग गए अपने वर्किंग नोट्स में, और वर्किंग नोट्स में हम लोगों ने सबसे पहले वर्किंग की वर्किंग 1। अच्छा, चाहो मतलब अगर टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम पे और मार्क्स पे, कि अगर आपको मार्क्स अच्छे खासे मिल रहे हैं और टाइम भी है, तो लिख लो इधर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर फर्नीचर। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास टाइम हो तो ये सब कुछ करना। आपको लग रहा है कि नहीं टाइम शॉर्ट है, मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करना है, हेडिंग देने की कोई जरूरत नहीं है। ओके हो गई? अब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा है आपका? स्ट्रेट लाइन। भाई स्ट्रेट लाइन है तो आपने ओपनिंग कॉस्ट ऑफ द एसिड उठानी है। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ द एसिड, तो फर्नीचर के पास गए, हमने कहा भाई अपना ओपनिंग बताओ कितना, 3200। 3200 आपने अपने पास यहां पे लिख दिया, 3200 मल्टीप्लाई। अच्छा फिर देखो, फर्नीचर से पूछो कि भाई क्या आपके पास किसी किस्म का कोई डिस्पोजल है, तो फर्नीचर ने क्या कहा, कुछ नहीं, मतलब 3200 पूरा साल यूज होगा। तो मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट, और ओपनिंग बैलेंस के ऊपर आपने टाइम फ्रैक्शन अप्लाई नहीं करना क्योंकि ये पूरा साल यूज, जहां से सिंपली वैल्यू आ जाएगी। फिर लेकर आना है एडिशन। एडिशन ड्यूरिंग द ईयर कितनी हुई, मल्टीप्लाइड बाय
मल्टीप्लाइड बाय, अब टाइम फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशन टू द डेट ऑफ दिस, सॉरी अकाउंटिंग ईयर एंड डेट, डिस्पोजल नहीं, अकाउंटिंग ईयर एंड डेट। तो एडिशन किस दिन हुई थी? 1 अक्टूबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3/12, 11.5। चलो हम 12 कर लेते हैं इसको, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा आप लोगों को। अच्छा, तो वैल्यू क्या बन जाएगी आप लोगों के पास? 332। ये है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड। ऑल राइट, 332। क्या कोई और चीज ऐसी है जो इधर आए? क्लोज कर दें इसको। 1280 प्लस 332 इज इक्वल टू 1612। 1612 बैलेंस कैरी डाउन। किसी स्टूडेंट को कोई इशू? ऑल क्लियर? अच्छा, फिर आ जाओ एक मशीनरी के पास। भाई मशीनरी में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चाहिए। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिख भी लूं तो क्या मैं एसेट को क्लोज कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो क्यों ना मैं पहले डिस्पोजल की तरफ चला जाऊं। डिस्पोजल की तरफ जैसे ही जाऊंगा, यहां की वैल्यू भी मुझे मिल जाएगी, साथ में मेरा डिस्पोजल अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा। है ना ऐसा? मतलब एक तीर से दो शिकार। ओके, तो आप जब टाइम और साथ में मार्क्स लेने हो ना, तो आपको उस टाइम पे कुछ ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं कि भाई मुझे पहले वर्किंग करनी कौन सी है। कोई ऐसी वर्किंग जो एक मरतबा करूं लेकिन मार्क्स को 2-3 जगहों पे देखा जाए। तो एक तो मुझे उसने क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन में यहाँ पर चाहे अपना आधा नंबर ही क्यों ना दे, आधा नंबर यहाँ पे देंगे, आधा नंबर यहाँ पे देंगे, फिर जब इसकी क्लोजिंग करूंगा प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन का भी मार्क्स मिल जाना है मुझे। ऑलराइट, आपके लिए हाफ ऑफ मार्क्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो अब यहां पर अब मुझे पता है मैंने क्या क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को लिखना है। ये आएगा मेरे पास वर्किंग टू से। वर्किंग टू करते हैं अब। वर्किंग टू accumulated depreciation on disposal। अब टाइम ना हो ये नहीं लिखा तो वर्किंग टू से खुद ही पता चल जाता है, जहां पे मैंने रेफरेंस दिया हुआ है कि भाई ये accumulated depreciation on disposal आ रहा है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेरे पास मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, तो ये ज्यादा इजी मेथड है। सिंपली क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट मल्टीप्लाइड बाय accumulated टाइम। अब इस accumulated टाइम से क्या मुराद है? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ परचेज, टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। क्या? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द डेट ऑफ डिस्पोजल, टोटल मंथ्स काउंट कर लेना कि टोटल कितने मंथ्स बनते हैं। अब यहां पर देखें तो डेट ऑफ परचेज क्या है? 1 जुलाई 2005। और डेट ऑफ डिस्पोजल क्या है? 31 अक्टूबर 2009। तो अब अगर आप देखें 2006 जून तक 12 महीने, 2007 जून तक 24 महीने, 2008 जून तक 36, 2009 जून तक 48, 4 साल पूरे हो गए। ओके, और साथ में अक्टूबर तक जाना है, तो उस इधर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 माह, 4 साल, 4 महीने। एम आई राइट? तो ये टोटल कितना टाइम ड्यूरेशन बन गया? 52 मंथ्स। आपने इन टोटल ले के चलते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 इयर्स 4 मंथ्स नहीं, इसको टोटल मंथ्स में कन्वर्ट करो तो डिवाइडेड बाय टाइम इन ईयर्स होना चाहिए, एंड पे डिवाइडेड बाय 12 करते हैं। ऑलराइट, ये बेसिकली 4.3333 ईयर्स बनते हैं। गॉट इट? लेकिन आपने वो फिर राउंडिंग ऑफ का फर्क आ जाता है ना, तो आपने फ्रैक्शन में जाके लिखना है।
52/12 जी, डिवाइडेड बाय 12। एक साल में 12 महीने होते हैं। मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू टाइम इन ईयर्स। अब 52 डिवाइडेड बाय 12 करना, देखना क्या आंसर आ रहा है। 4.333। 4 साल और आप आगे 0.333 मंथ। तो 12 मंथ्स को 1/3 करो तो वो 4 महीने तो आते हैं। ऑल राइट, चलिए अब यहां से वैल्यू देखिए क्या आ रही है आपके पास। ये आपके पास क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है कितनी, 1387। अगर कोई राउंड ऑफ है तो वो कर दिया करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1387, यही 1387 इधर। ओके, डिस्पोजल अगर थ्रू एक्सचेंज नहीं है तो इसमें से 3 चीजें होती हैं जो आपने लिखनी होती हैं, और चौथी चीज जाती है बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर। और वो चौथी चीज है कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में गेन या लॉस कितना जाएगा। तो आप देखें यहां पर, तो मेरे पास डेबिट साइड का टोटल 1600, लेकिन क्रेडिट साइड का टोटल 1600 से एक्सीड कर रहा है। तो क्रेडिट साइड का टोटल क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां से 1747। ये डेबिट साइड का टोटल बनेगा। इसमें से 1600 लेस कर दें तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। अब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो ये लॉस को डिनोट करेगा या गेन को। तो यहां पे लिख लो, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीनरी इज 147, और ये आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज अदर इनकम रिकॉर्ड हो जाएगा जी। देखो रेलिवेंट अकाउंट है बेसिकली, तो उसने एसिड अकाउंट यानी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट कहे थे, और डिस्पोजल हो गया तो आप डिस्पोजल अकाउंट बना दिया। ओके, अच्छा, बात क्लियर है सब बच्चों को। नेक्स्ट, अब सिर्फ एक ही अकाउंट रहता है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अकाउंट। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के अकाउंट में हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड वर्किंग फ्री। अब आएंगे वर्किंग थे, देखो साथ साथ वर्किंग, साथ साथ आपका सोल्यूशन। तो वर्किंग भी एक बड़े बेहतरीन सिस्टमैटिक पैटर्न के तौर पर आ जाती है। वर्किंग 3 क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर मशीन। कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, कौन कितने परसेंट। अच्छा, स्ट्रेट लाइन है तो सबसे पहला कौन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन। तो देखो आपके पास ओपनिंग एसिड बैलेंस कितना आया, 94,500। तो आप लोग यहां पे लिखोगे 94,500। फिर इससे पूछो भाई ड्यूरिंग द ईयर आप में से कोई डिस्पोजल हुआ, तो उसने कहा यस डिस्पोजल हुआ। तो हम इसे कहेंगे भाई उस डिस्पोजल को अलग कर दो। रीजन कि ओपनिंग ने डेप्रिशिएट होना है फुल ईयर और डिस्पोजल ने डेप्रिशिएट होना है टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। तो हमने इसे कहा तुम इस ओपनिंग से अलग हो जाओ और उसको फुल ईयर डेप्रिशिएट होने दो, इज इक्वल। वेल अच्छा, कैलकुलेटर में भी ऐसे ही बताएं, ब्रैकेट ओपन और ये इसी तरह 18580। अब डिस्पोजल से कहो कि भाई आप इधर आ जाओ, आपको डेप्रिशिएट करते हैं, आपको अलग इसीलिए स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि आपके साथ ज्यादती ना हो जाए, कि कहीं आप ज्यादा डेप्रिशिएट ना हो जाए। तो इससे पूछा कि भाई कब डिस्पोज हो रहे हो, तो ये कब डिस्पोज हुआ था, 31 अक्टूबर। तो कितने मंथ्स ये हमारे पास रहा करंट ईयर में, तो 10/2 टाइम फ्रैक्शन लगती है इसके साथ। क्लियर, एंड द वैल्यू इज 267। 267 क्लियर। अब आ जाएगा एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। एडिशन कितनी हुई हमारे पास,
16,000 multiplied by अब डेट ऑफ एडिशन टू द अकाउंटिंग ईयर एंड थे, और वो कितने 1 अक्टूबर था, तो कितने मंथ्स, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 800। ये है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड एंड द टोटल इज 19647। ये लेकर चले जाएं इधर, क्रेडिट साइड का टोटल बताएं। 19647 प्लस 28350 47,997 47,997, इसमें से 1387 लेस करते हैं, बैलेंस कैरी डाउन इज 466 और यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट। ऑलराइट, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमने उसे को अकाउंट्स बना के देने हैं, एसेट्स अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम लोग काम कर चुके हैं, लेकिन मसला ये है FAR 1 में ये रिक्वायरमेंट नहीं हो। अब हम लोग तो FAR 1 में बैठे हैं ना, कैलकुलेशन ऐसी आएंगी ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन रिक्वायरमेंट ये नहीं होती। डाटा सेम दिया जाता है, रिक्वायरमेंट में होता है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट्स बना कर दें। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंड 31 जून था, दिसंबर था, 31 दिसंबर 2009। ओके, बात समझ आ गई सब बच्चों को? तो अब हम चलेंगे कि इस क्वेश्चन से रेलिवेंट हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट कैसे बनाने हैं, तो इसकी रिक्वायरमेंट आएगी। आप लोग फिर लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे। एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं इस क्वेश्चन में ना आपको हर किस्म की रिक्वायरमेंट बता दूंगा कि ये रिक्वायरमेंट हो तो इस तरह की सॉल्यूशन की प्रेजेंटेशन है, अगर रिक्वायरमेंट ये है तो आपने इस सॉल्यूशन को इस तरह से प्रिपेयर करना है। एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखिए, उसने बताया नहीं कि भाई कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आपने दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट बताने, और वो आपके पास मौजूद है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ऑलराइट, अच्छा, अब इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले आप उसे बताओगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम लोगों ने क्या कुछ लिखना होता है, हमने अपना एक्सपेंस। अच्छा, एक्सट्रैक्ट से मुराद ये नहीं है कि पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेट, एक्सट्रैक्ट से मुराद होता है कि जो भाई जो बात मैं आपसे कर रहा हूं ना, से मुझे आप उसका इफेक्ट बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि कहां पे जाके रिकॉर्ड करना है। अब अगर इस पूरे सिनेरियो को आप देखो तो हमें पता चला कि एक तो मैंने एक्सपेंस के तौर पर अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, और दूसरा डिस्पोजल हुआ तो डिस्पोजल के ऊपर मुझे गेन हुआ तो अदर इनकम भी बताऊं। क्लियर? तो एसओसीआई में मैंने जाकर उसे बता देना है अदर इनकम। अब यहां पर ये नहीं है कि आपसे रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट बताओ, नहीं, आपसे बताओ भाई अपनी अदर इनकम की कैटेगरी में जाना और वहां पे रिकॉर्ड करना गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीनरी अच्छा, अब अगर आपने सिर्फ ये सोल्यूशन देना हो तो फिर लाजिम बात है ये वाली चीज तो आपने नहीं बनाई हुई होगी, डिस्पोजल अकाउंट, तो पहले ये बनाओगे
और ये फिर आपकी वर्किंग में जाके बनेगा। तो इस वर्किंग का कोई ना कोई रेफरेंस होगा, तो आपसे बताओगे कि भाई जाके मेरी वर्किंग 1 देख लो। फिर चाहे आप उसे जर्नल एंट्री के थ्रू बता दो, चाहे आप डिस्पोजल अकाउंट बनाकर उसे दिखा दो, आप यहां से उसे बता रहे हो कि हमें गेन कितने का मिला, 147 का। ऑलराइट, जाके अपने पास ये रिकॉर्ड कर दोगे 147। क्या इसके अलावा कोई और इनकम नहीं? अच्छा, फिर हम आएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम उसे क्या बताने जा रहे हैं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब एक ही होता ना तो मैंने सामने लिख देना था। अब मेरे पास दो डिफरेंट एसेट्स हैं, दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो मैं उसे बता दूंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन मशीनरी एंड ऑन ऑफिस फर्नीचर। अच्छा, मशीनरी के ऊपर हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया 647। अब ये आप उसे बता दो कि भाई ये हमें मिला वर्किंग 3 से, ये जो ऊपर हमने वर्किंग 3 की थी। यहां पर ऑफिस फर्नीचर वर्किंग 1 और वैल्यू आई थी जी 332। एक्सट्रैक्ट्स को ऐड करने की जरूरत नहीं होती, एक्सट्रैक्ट्स को इन टोटल बताने की जरूरत नहीं, ये बस स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एक्सट्रैक्ट हो चुका है। क्लियर है? मतलब इसको नेट ऑफ करने की, इनके टोटल्स करने की जरूरत नहीं होती एक्सट्रैक्ट। फिर आप चले जाएंगे अपनी सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो है आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, भाई क्या चीज जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में? एक्सट्रैक्ट्स के तौर पर एसिड्स की डब्ल्यूटी। एसिड फाइनेंशियल पोजीशन में आपके नॉन करंट एसिड्स की डब्ल्यूडी भी रिकॉर्ड होगी। हाँ जी, अलग बात है, आपके पास डायरेक्ट डब्ल्यूडी भी नहीं है, आपके पास कॉस्ट और क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है। तो आप यहां पर लिखोगे नॉन करंट एसिड्स। नॉन करंट एसिड में जी पहला एसिड कौन सा है? मशीनरी। यहां पर आप उसे अलग से कॉस्ट बता दो, उसकी कॉस्ट मशीन। और बैलेंस शीट के अंदर आपने कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के बैलेंस कैरीड डाउन। तो आप देखो मशीनरी अकाउंट का आपको कॉस्ट का बैलेंस कैरी डाउन क्या मिला, 108,900। आपने ये जाके लिखना है 108,900, लेकिन ये तो कॉस्ट है, लेस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। जी, इस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का भी बैलेंस कैरी डाउन आप लोग देखो अपने पास 46610। क्लोजिंग बैलेंस में से एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस लेस कर दो 46610। ये लेस करोगे। अच्छा, एक तो होता है ना टोटल, इसके नीचे लिख देना, आपने नीचे नहीं लिखना, आपने एक और कॉलम क्या वैल्यू आ रही है 6, ये यहां पे लिखना है 229। ये मशीनरी की डब्ल्यूडीबी आ गई। ओके, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के सामने लाइन लगा के उसके सामने लिख। फिर आ जाओ अपने दूसरे एसिड पर, और वो है ऑफिस। यहां से आपको पता चला कि कॉस्ट ऑफ एसिड है आपके पास जी, ऑफिस फर्नीचर की कॉस्ट ऑफ एसिड 3660, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट जी, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस है हमारे पास 1612।
ये इसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कैरी डाउन हमने उठा लिया था 1612, तो वैल्यू देखो क्या आ जाएगी 3660 लेस 1612 20। इसके साथ या तो इधर नहीं लिख सकते या तो फिर इनके ऊपर बॉक्सेस बनाए फिर जाके लिखें। आपने अमाउंट्स के ना दो कॉलम बना लेने हैं, ये टोटल अमाउंट्स और ये उनकी नेट अमाउंट। ओके, और बैलेंस शीट में जो ऐड हो रही होंगी ना वो ये नेट अमाउंट्स होंगी, ये WDVs होंगी। ये मेथड होता है इसको प्रेजेंट करने का, इसको साइड पे ही कर। वैसे रूल यही होता है कि उसके सामने लिखा जाता है, नीचे ही लिखना था तो फिर तीसरी लाइन पे आप इधर ही लिख देते, फिर इसके ऊपर आप आके बॉक्स बना दो क्योंकि भाई पता चल जाए कि भाई ये ऐड करके, तो फिर इसके ऊपर अलग से बॉक्स बन जाएगा, फिर इसकी अमाउंट यहाँ पे लिख दो, फिर इन दोनों का टोटल हो जाएगा। फिर मेथड ये है कि फिर आपने इनको बॉक्स में रखना है, फिर ओपन नहीं रख सकते। तो गलत हो, सीक्वेंस का पता नहीं चलता वैल्यूज के। फिर ऐसे लगेगा, सपोज अगर मैं यहाँ पे ये बॉक्स ना बन, मैं यहाँ पर एक अमाउंट लिख दूं, ये अमाउंट थी क्या 62290। अब आपने ये टोटल करके सपोज यहाँ पे लिख दिया 2048, पढ़ने वाला ये पढ़ेगा यार ये इन सबको ऐड करो तो ये कैसे ही अमाउंट बन रही है। तो बच्चे इस तरह कर लो जैसे मैंने किया, तो मतलब हमने देखो भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपकी मर्जी नहीं चलती। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहती है भाई जब मैं तुम्हें स्टैंडर्ड बता रहा हूं तो तुम उसको फॉलो क्यों नहीं करते, तो उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें चलना पड़ता है। नहीं होता, नहीं होता, बहुत बड़ा पेज होता है, आराम से लिखी जाती हैं चीजें। ओके हो गई ये बात। अच्छा, अब इसी चीज को प्रेजेंट करने का एक और मेथड भी है हमारे। एक मेथड तो ये है ना जैसे हमने कर दिया। अच्छा, इसका एक और मेथड भी है, वो बड़ा बेहतरीन इफेक्टिव मेथड है। दोनों में से फिर कोई भी यूज कर लेना उस टाइम पे। वो मेथड क्या है कि आप लोग ये देखो, और वह आप इस तरह से भी कर सकते हो, और दूसरा मेथड है आपके पास कि आपने ना अपने पास अपने एसिड्स लेने हैं। आपके पास कौन कौन से एसिड्स हैं, आपने यहाँ पे जितने भी एसिड्स हो यहाँ लिख देना। मशीनरी, दूसरा ऑफिस फर्नीचर, कोई तीसरा भी हो तो वो भी लिख दो, चौथा है तो वो भी लिख दो। एंड पे जाकर जब सारे खत्म हो जाएं टोटल का एक कॉलम बना देना। ऑलराइट, और यहां पर आपने अब तीन चीजें लिखनी है। कॉस्ट ऑफ एसिड, नेगेटिव का साइन लगा के एक्यूमुलेटेड, और तीसरी लाइन पे लिख देना WDV या कैरी। ओके, ये बेस्ट प्रेजेंटेशन आपकी हो सकती है, जहां पर जो चीज हमें स्टैंडर्ड अलाउ कर रहा होगा ना मैं खुद बताऊंगा, और जो चीज मैं जैसे बता दूं आपने वैसे करनी। खुदा के लिए अपनी मर्जी ना करना, आपकी मर्जी आपके मार्क्स डिडक्ट करवा देगी। क्लियर, करने को हम बहुत कुछ कर सकते हैं, करने को तो हम पेपर ना भी दें तो आई कैप का क्या आ जाता है, करने को हम 4 पेपर भी दे दें तो आई कैप को तो इनकम ही मिलनी है, वो चारों वापसी भेज देगा, ये लो भाई फिर से आ जाओ। करने को हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हमने करना नहीं है। ओके, करने को तो मैं भाई को थप्पड़ भी मार सकता हूं लेकिन मैं नहीं मारूंगा भाई। तो इस वजह से आपने ये नहीं सोचना कि जो चीज जैसे बता रहे हैं ना आपने वैसे चलना है। अब मशीनरी कॉस्ट, मशीनरी अकाउंट के पास जाओ, उसका सिंपली बैलेंस कैरी डाउन लिख दो। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन जाके देखा तो हमें मिला एसेट अकाउंट 108,900। फिर ऑफिस फर्नीचर का बैलेंस कैरी डाउन देखा 3660। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का बैलेंस कैरी डाउन ऑफ मशीनरी 46610। ऑफिस फर्नीचर का 1612। अब इनको जाके हमने सॉल्व कर लिया, यहां से वैल्यू आ गई 62290, यहां से वैल्यू आ गई 2048। अब ये है कि ये चीजें मुझे बार बार नहीं लिखनी पड़ी, मेरा जरा टाइम सेव हो गया।
और प्रेजेंटेशन भी बेहतरीन हो गई, और हमारी इस बहन की ख्वाहिश भी पूरी हो गई कि टोटल इसके नीचे ही लिखेंगे हम, तो वो ख्वाहिश भी हमारी पूरी हो जाती है। फिर इसका एक और बेनिफिट मिल जाता है, हमें टोटल WDV का भी पता चल जाता है, हमारे टोटल नॉन करंट एसेट्स की टोटल वर्थ का भी पता चल जाता है। और टोटल का कॉलम आपने बिल्कुल एंड पे बनाना है। ओके, देखो, और अक्सर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें वो आपको मेंशन कर देता है द कॉलम ऑफ टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड, गलती से भी ना बनाना, वरना उसने माइंड कर जानी है बात, और अगर वो माइंड कर गया ना तो इस बात के अच्छे खासे मार्क्स डिडक्ट करेगा, चाहे आपके क्वेश्चन ठीक नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा, चाहे क्वेश्चन ठीक ही क्यों ना हो। कि एक चीज के लिए मैं ऐसा मना कर रहा हूं, मैंने लिख कर दिया है कि मुझे नहीं चाहिए, तो इसने बनाया है, तो आप ऐसे समझ लें जैसे वो समझता है कि मेरी भाई हुक्म अदूली कर दी है, मेरी खिलाफ वर्जी की है जो मैंने इसको ऑर्डर की, तो उसने माइंड कर दिया। तो जब वो आपको मना कर दे आपने नहीं बनाना, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप पे फर्ज है कि आप बनाओगे। इसी तरह से जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन आ जाए और आपको वो कह दे कि नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, तो जर्नल एंट्री के नीचे वो डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम पे फर्ज है FR1 में कि हर जर्नल एंट्री के क्वेश्चन के बाद नरेशन आएगी, अगर ना लिखी तो उसने मार्क्स डिडक्ट कर देते हैं। क्लियर है ये बातें, कुछ चीजें अंडरस्टूड हैं, और वो आपने हर, अब बच्चा बताइए क्या कहता है, सर उसने लिखा तो नहीं था ना कि जर्नल एंट्रीज के नीचे नरेशन भी लिखनी है। भाई जो चीज अंडरस्टूड है वो बताने की जरूरत नहीं होती, हाँ अगर उसे जरूरत ना हुई तो खुद बता देगा कि नरेशन ना लिखो, सिर्फ डेबिट क्रेडिट बता दे। ओके, आपने उसको फॉलो करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग में अपनी मर्जी चल सकती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं चलती, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जस्ट फॉलो करना है। अब इन दोनों का टोटल करो, कॉस्ट के दोनों कॉलम्स का, 112560, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का टोटल 48। जो वैल्यू लेस करनी होती है ना उसको ब्रैकेट में हर हाल में रखो, ये ना कहना कि सर अब वो पेपर चेक कर रहा है तो उसे पता नहीं है कि मैं लेस कर रहा हूं, या मैंने यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा तो दिया है, तो भाई आपने ब्रैकेट में रखना है उसे। अब वैल्यू क्या आई, 6433। अब चाहे आप इसके कॉलम का टोटल कर लेते हैं, मतलब कॉस्ट में से ये माइनस कर दो तब भी यही, दोनों की WDVs को ऐड कर दो तब भी यही। अब ये एक और मेथड है आपके पास, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, अच्छा मेथड है ना, इसी पे चले जाना। ओके हो गया, नहीं जरूरत नहीं होती कि बार बार ये जो पेज को ना लाइनों से नहीं भर देना। हाँ ये कोशिश रखना कि आपका अपना कॉलम सीधा चल रहा हो, ये ना हो कि मैंने यहां से लिखना शुरू किया और वैल्यू चलते 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 यूं आ रही है, यूं नहीं बनाना, बगैर लाइन लगाए भी आपकी लाइन सीधी हो। कर सकते हो लेकिन ज्यादा, मतलब वो पेज ना लाइन से भर जाता है, वैल्यू इतनी नहीं नजर आ रही होती जितनी लाइनें नजर आ रही होती हैं। लेकिन अगर आपको पता हो कि लाइनें इधर उधर हो जाएंगी, लगा लेना, कॉलम बना लेना, फिर कोई इशू। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं जी, कोई एतराज नहीं, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है, क्वेश्चन यही है, रिक्वायरमेंट है, भाई ने यही बात की थी, प्रिपेयर नोट्स टू द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रिपेयर नोट्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये इसकी रिक्वायरमेंट होगी। कोई अकाउंट्स नहीं मांगता, कोई एक्सट्रैक्ट्स नहीं मांग रहा, कहते हैं मुझे नोट्स टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बताओ, ये थर्ड रिक्वायरमेंट। और आपका ज्यादातर क्वेश्चन यही है, नोट्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, या सेकंड नंबर पे जो ज्यादा चीज पूछी जाती है वो है एक्सट्रैक्ट, मतलब एक्सट्रैक्ट और नोट्स इनमें अक्सर घूम रहा होता है, कभी एक्सट्रैक्ट तो कभी नोट्स और कभी दोनों, एक्सट्रैक्ट भी बताओ और नोट्स भी बताओ। ओके, तो अब नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
इससे पहले थे एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब क्या है? नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेट। अब आप लोग ऐसा FAR 1 की तरफ जरा चलते जा रहे हो। अब आपको एहसास हो रहा है कि यार हम बाकी कोई FAR 1 पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना ऐसा? अच्छा, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको याद है आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की थी बचपन में, जब आप लोग PRC कर रहे थे, इंट्रो टू अकाउंटिंग। तो उसमें आपने कहा था कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये रहे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसमें हर स्टैंडर्ड से रेलेवेंट हम लोगों ने डिस्क्लोजर नोट्स बताने। उनमें जो सबसे पहला नोट सीखने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। तो आपने, अच्छा इसका नाम कभी वो लिख देता है नोट्स ऑफ PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कभी लिख देता है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बाद में जाकर हमने उसे हेडिंग के जरिए बताना होता है कि भाई ये जो नोट्स मैं बनाने जा रहा हूं वो रिलेटिंग टू PPE है। मतलब नोट्स में और बहुत सारी चीजों के नोट्स आएंगे, तो हर किसी का नाम लिख दिया जाता है। लेकिन हमारा अभी तक फोकस किस चीज के ऊपर जाएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ऑलराइट। अच्छा, ये जो नोट्स बनाए जाएंगे ना, लाजिम बात है अब हर किस्म के एसिड्स को देखना है, हर किस्म के एसिड्स को देखना है। और ऐसा भी हो सकता है कि साथ में कंपैरेटिव भी देना पड़ जाए। मतलब अभी इस क्वेश्चन में देखो तो मुझे कंपैरेटिव की जरूरत नहीं है, मैं कंपैरेटिव अभी नहीं दूंगा क्योंकि है ही नहीं कंपैरेटिव का डाटा, कंपेयर करने के लिए पिछले साल का डाटा ही नहीं है। लेकिन कभी ऐसा होगा कि अगर मैं 2010 के नोट्स पूछेगा ना तो 2009 भी बताना पड़ेगा मुझे। बात समझ आई क्या मेरी? यहां पर 2008 नहीं बता सकता, लेकिन 9 बता सकता हूं, उसका डाटा मौजूद है। तो कंपैरेटिव जब आएगा तब देख लेंगे, कोई मुश्किल चीज नहीं है। और PP आप ऐसे समझे जैसे आपको मुफ्त के मार्क्स देने वाला है। PP का नोट ऐसे समझ लेना जैसे उसने इस अटेम्प्ट में आप पर एहसान किया कि आओ और ये 18 नंबर 17 नंबर मुफ्त में लेके जाओ और जाके पेपर पास। मतलब ये इतना कोई सिंपल मेथड है, इजी वे है, कोई अकाउंट नहीं बनाने आप लोगों ने, और वर्किंग भी बहुत मिनिमम वर्किंग। सिंपली क्या करना है आप लोगों ने, आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आपको पता चला आपके पास दो ऐसे, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं, जितने मर्जी हैं, आपने उन एसिड्स के नेम लिख देने हैं। आपके पास कौन कौन से एसिड्स हैं? तो आप लोगों ने देखें, ये जरा जगह छोड़नी है यहां पर थोड़ी, यहां पर आप लोग लिख लोगे अपना कौन सा एसिड? मशीनरी। दूसरा एसिड? क्या इसके अलावा और कोई एसिड है? तो एंड पे टोटल का कॉलम हर हाल में बनाएंगे जब तक के वो मना ना कर दे। अगर वो मना कर दे तब ना बनाना। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब जो काम आप लोग अकाउंट्स में करते थे ना, लेजर्स में, उसको एक स्टेटमेंट में कर दो। जो काम लेजर्स में करते थे उसको एक स्टेटमेंट में कर दो। लेजर कौन कौन से बनाते थे किसी भी एसिड से? रेलिवेंट, रिक्वायर्ड रेलिवेंट लेजर कौन कौन से होते थे? उसकी कॉस्ट का, मतलब एसिड अकाउंट एट कॉस्ट, और दूसरा उसके एक्यूमुलेटेड है, बस इतना सही काम था। ये दोनों का डाटा लिखते हैं। सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे कॉस्ट, इस तरह, मतलब ये एक किस्म की हेडिंग है, आपने ये कॉस्ट लिख दिया इसमें। फिर यहां पर आ जाएगा इसका ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस को हम लोग क्या लिखते हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, अब बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। अब देखना है कि ड्यूरिंग द ईयर
इस एसेट अकाउंट में क्या क्या चेंज आ सकता है? क्या चेंज आ सकता है? एडिशन हो सकती है, डिस्पोजल हो सकती है, बस। क्या इसके अलावा कुछ और हो सकता है? नहीं, तो बस लिखो एडिशन, एड। अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप डिस्पोजल पहले लिख दो और एडिशन बाद में लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओपनिंग पहले ही आएगा। उसके बाद चाहे एडिशन पहले लिखो चाहे डिस्पोजल, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला। और क्या इसके अलावा और कुछ आएगा? इसके अलावा क्या कुछ और आपके एसिड अकाउंट में आ सकता है? अभी नहीं हो रहा। एक्सचेंज एक्सचेंज होगा तो वो भी बेसिकली एडिशन एंड डिस्पोजल के कंबाइंड फॉर्म है, तो उसका कुछ पार्ट डिस्पोजल में चला जाएगा और कुछ एडिशन में आ जाएगा। तो एंड पे जाकर बस बैलेंस कैरी डाउन लिख लो इसका। ऑल राइट, ऑल राइट। फिर एक लाइन छोड़ देना जरा डिस्टिंग्विश करने के लिए, और आ जाना है क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। क्यूमुलेट, इधर भी बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहले क्या चीज लिखोगे? क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर आपके पास आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड, और अगर डिस्पोजल हुआ तो डिस्पोजल को भी तो चार्ज करोगे। अच्छा, इन दोनों में से ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसके सीक्वेंस से फर्क नहीं पड़ता कि डिस्पोजल पहले और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाद में आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके हो गई ये बात, समझ आ गई? इसके अलावा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में और कुछ आएगा? नहीं, क्लोज कर दो, बैलेंस कैरीड डाउन। क्या आप इतना काम कर लोगे? जिंदगी का कोई बहुत मुश्किल काम करने जा रहे हो, है ना? है ना? तो अब आपने एंड पे जाकर WDV फाइंड करनी है, WDV। अब देखो एक लाइन छोड़ देना, वो डिस्टिंग्विश कर देना। WDV ओपनिंग भी फाइंड करोगे, ये लिख देना ओपनिंग WDV। अब जब भी मैं आपसे नोट्स की बात करूं ना, तो आपने ऐसे ही बनाने हैं। ओपनिंग, ये एज इट इज इसका फॉर्मेट है। वैल्यूज कौन सी मिलती है नहीं मिलती वो बात की बात है। जैसे ही क्वेश्चन है ना, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आपने देखना है एसिड कौन कौन से हैं, सबसे पहले फॉर्मेट छाप दें। क्लियर? ओपनिंग WDV एंड क्लोजिंग WDV। WDV कैसे आती है? कॉस्ट माइनस, तो एग्जामिनर को कौन बताएगा ये चीज? आप लोग ही बताओगे। तो कैसे बताओगे? अब इसके लिए आपने करना है कि देखो भाई, कॉस्ट को ओपनिंग गिवन है, इसमें से ओपनिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लेस कर दूं तो ओपनिंग WDV आ नहीं जाएगी। तो कैसे आएगी? आपने इस कॉलम को नेम कर दो, कॉलम ए, ये बी, इस रोज को सी एंड डी। तो ओपनिंग WDV आपके पास आई ए माइनस सी, एंड क्लोजिंग कैसे आएगी? बी माइनस डी। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब देखो, अब आपका क्वेश्चन बड़ा इजी है। ओपनिंग बैलेंस इज गिवन है क्वेश्चन में 94500, ये देखो 945, टोटल का कॉलम में सबसे लास्ट में जाके बनाना, टोटल अपडेट ना करते रहना, पहले बाकी कॉलम्स कर लेना। ऑफिस फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है 3200, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ओपनिंग मिला 28350 जी, और 1280
ये बात समझ आ गई। फिर एडिशन, ये मशीनरी में एडिशन थी 16,000 की, ऑफिस फर्नीचर में एडिशन थी 460, एडिशन ऐड हो गई। आपको पता है कि डिस्पोजल लेस होती है, मशीनरी का डिस्पोजल था 1600 लेस कर दो, और ऑफिस फर्नीचर का डिस्पोजल तो डैश लगा देना। क्लियर, ये कंप्लीट हो गया है। यहां पर आ जाएगा आपका बैलेंस कैरी, और इसको सिंगल अंडरलाइन से क्लोज करना है। डबल से क्लोजिंग का मुराद होता है कि अब इसका ताल्लुक खत्म हो चुका है, हमने इसको बिल्कुल अलग कर दिया, नहीं, सिंगल अंडरलाइन से क्लोज करना कि भाई सिर्फ कॉस्ट को क्लोज किया है हमने। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, इसका क्लोज, ये जो एसेट अकाउंट का बेसिकली बैलेंस कैरी डाउन आ रहा था 108,900, फर्नीचर का 60, फिर आ गए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के पास, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड कैलकुलेट कर लिए थे, साथ में वर्किंग के रेफरेंस आ जाएंगे। इसका ये ऑफिस फर्नीचर का क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना था 332, कहां से पता चला, वर्किंग वन। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड होता है, तो इसके सामने नेगेटिव ना लिख देना। फिर यहां से 19647, और हमें इसका पता कहां से चला, वर्किंग 3 से। क्लियर, फिर इसका डिस्पोजल तो था नहीं, लेकिन इसका डिस्पोजल था, डिस्पोजल की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन क्या थी 1, और ये हमें पता चला था वर्किंग 2 से। क्लियर, चलो अब इसकी क्लोजिंग कर दो। हाँ जी, ये क्लोजिंग की 1612, ये सिंगल अंडरलाइन करना, यहां से इसकी क्लोजिंग की। अब ये डिस्पोजल है ना, ये लेस हो रहा होता है, इसने एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को लेस करना होता है जी, तो वैल्यू आ जाएगी 410। हाँ जी, अब क्या करना है, ओपनिंग में से ओपनिंग लेस करेंगे, तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी क्या आएगी, ये देखें 94,500 में से 28350 लेस कर दो, 94,500 में से 28350 लेस कर दो, 66150, क्लोजिंग में से क्लोजिंग लेस कर दो, 108,900 में से 46,610 लेस कर दें, वैल्यू 62290। ऑलराइट जी, सेम केस विद ऑफिस फर्नीचर, 3200 में से 1280 लेस किया 1920। हाँ जी, और 3660 में से 1612 लेस किया 2048। ये आ गई इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। ऑलराइट, ये टोटल का कॉलम मेंटेन कर लोगे, यहां तक किसी को कोई मसला। अच्छा, इसके बाद ना हम लोगों ने 3 चीजें लिखनी हो, हर क्वेश्चन में ये मस्त है कि आप लोगों ने 3 चीजें लिखनी है। उसमें सबसे पहली चीज हमारे पास आ रही है मेजरमेंट बेसिस। अभी से नहीं थकना, अभी तो आप लोगों ने फर्स्ट 20 मार्क्स के लिए मेहनत शुरू की है, और अभी भी आप लोगों ने सिर्फ 8 to 10 मार्क्स ही गेन की हैं। ओके, तो अभी से नहीं थकना आप लोगों ने। मेजरमेंट बेसिस, फिर आता है डेप्रिसिएशन मेथड। ये आपने सेम देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से इसी सीक्वेंस के मुताबिक चलोगे तो एंड पे नोट्स आपके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। नोट्स आपके बाएं हाथ की गेम होगी, आप इंतजार में होंगे यार काश ये नोट्स पूछता मुझसे। क्लियर, मेजर डेप्रिसिएशन मेथड एंड डेप्रिसिएशन रेट और यूजफुल लाइफ, दोनों में से जो गिवन हो। अब ऐसा होता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड हो ना,
तो लाइफ गिवन होती है, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो रेट गिवन होता है। तो दोनों में से जो भी गिवन हो वही चीज आपने मेंशन कर देनी है। अब मेजरमेंट बेसिस, अभी के लिए हम लोग कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने लिख देना है कॉस्ट मॉडल, दोनों के लिए, दोनों के कॉलम के नीचे ऐसे ही। अब टोटल के नीचे ना लिख देना इसको, ये मतलब है कि दूसरा मॉडल अभी हमने पढ़ना है कि हम लोग अभी अपने एसिड्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑन कॉस्ट। हमारे एसिड के लिए कॉस्ट अकाउंट मौजूद है, तो तमाम एसिड कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड हो। ओके, तो हमने यहां पे लिखना है कॉस्ट मॉडल, दूसरा मॉडल पढ़ना है डेप्रिसिएशन मेथड, दोनों के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड। भाई दोनों के लिए अलग अलग बताना है, इसी तरह हर किसी के कॉलम के नीचे उसका डाटा। ओके, मशीनरी को डेप्रिशिएट कर रहे हैं एट द रेट ऑफ, और ऑफिस फर्नीचर को डेप्रिशिएट कर रहे हैं एट द रेट ऑफ, और ये आपके नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो गए। अभी तक के लिए जितना पढ़ा, ये है आपके पास नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेट। कोई मुश्किल? मैंने कहा था आपसे कि अब बेसिकली आप क्वेश्चन नंबर 1 नहीं सीखने जा रहे, आप क्वेश्चन नंबर 1 को बेस बनाकर बहुत कुछ सीखने जा रहे। तो अब आप लोगों को अपने लेजर अकाउंट्स का भी पता चल गया, डिस्पोजल अकाउंट का भी पता चल गया, आप लोगों ने वर्किंग करना भी सीख लिया, साथ में आप एक्सट्रैक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बता सकते हैं, और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आप बना सकते हैं। एम आई राइट? अच्छा, अब जो आप लोगों की होम असाइनमेंट है, उसमें अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ऑल टू ऑल कंप्लीट है। आप लोगों की होम असाइनमेंट में है क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों ने सिर्फ इसके लेजर अकाउंट्स और एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने नोट्स नहीं बनाने, लेजर अकाउंट्स एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये दो क्वेश्चन आपकी होम असाइनमेंट है। रिक्वायरमेंट्स क्या है? रेलिवेंट लेजर अकाउंट्स एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।